आज हम इंग्लिश ग्रामर के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशंस के कुछ कंसेप्ट्स को एग्जांपल्स के थ्रू सीखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर प्रीपोजिशन क्या होता है। अ प्रीपोजिशन इज़ अ वर्ड विच शोज़ द रिलेशन ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन इन एनी सेंटेंस। इट मीन्स एक प्रीपोजिशन किसी भी सेंटेंस के अंदर एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध दूसरे के साथ बताता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, रमेश इज़ स्टैंडिंग एट द स्कूल गेट। रमेश विद्यालय के गेट पर खड़ा है, स्कूल के गेट पर खड़ा है। यहाँ पर रमेश और स्कूल गेट दोनों ही नाउन हैं, पर दोनों के बीच में संबंध की उनकी पोजीशन, रमेश की पोजीशन क्या है ये बताने का काम कर रहा है एट, जो कि एक प्रीपोजिशन है। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्तों का वेट कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों के लिए वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आई प्रोनाउन है और माई फ्रेंड्स है दूसरा, और आई और माई फ्रेंड्स दोनों के बीच रिलेशन बताने का काम फॉर कर रहा है, और फॉर एक प्रीपोजिशन है। तो इस प्रकार से हम प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में भी हमने पढ़ा होगा, कारक चिन्ह जो प्रयोग किए जाते हैं वो संबंध बताने के लिए किए जाते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो ये जो हिंदी में यूज़ होते हैं के लिए, इन सब को हिंदी जब इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं रिलेशन बताने के लिए, तो इन्हें प्रीपोजिशन कहा जाता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं और फिलर्स के तौर पर या एरर करेक्शन के लिए। तो वहाँ पर प्रीपोजिशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो पहला कंसेप्ट हम एक क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, जैसा है माई फ्रेंड अराइव्ड फिलिप्स वेडनेसडे मॉर्निंग। मेरा दोस्त वेडनेसडे मॉर्निंग को आया। अब यहाँ पर इंग्लिश में सभी एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि अधिकतर जो चीज़ें सही लग रही हैं, बोलने में ठीक लग रही हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर उन्हें लग रहा है कि मेरा दोस्त को आया, वेडनेसडे मॉर्निंग को आया, तो उन्हें यहाँ पर इन ठीक लग रहा हो या में आया या एट में ज़्यादा सूटेबल लग रहा हो, तो वो एज अ गैस इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि कई बार ठीक हो जाता है इंग्लिश में। पर जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना जो सूटेबल हो और हर कोई कर दे। तो कुछ कंसेप्ट ऐसे होते हैं जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर इस क्वेश्चन से कुछ कंसेप्ट निकल के आ रहे हैं। कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होती हैं, जैसे कि अगर कोई डेफिनेट डे है, एक निश्चित दिन है, उससे पहले हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। डेफिनेट टाइम, अगर एक निश्चित समय के बारे में बात हो रही है सेंटेंस के अंदर, तो हम एट लगाते हैं। डेफिनेट मंथ या डेफिनेट ईयर, अगर कोई एक निश्चित महीने की या निश्चित वर्ष की, जैसे सन 2020 में या नवंबर में या साल के चौथे महीने में, इस टाइप से अगर कुछ डेफिनेट मंथ की बात हो रही होती है तो हम इनका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही डेफिनेट लोकेशन के लिए, एक निश्चित स्थान को दर्शाने के लिए, उससे पहले हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और डेफिनेट डेट, अगर कोई निश्चित तारीख की बात हो रही हो, 15 नवंबर या 28 जनवरी, तो उस डेफिनेट डेट के लिए हम ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इन सभी के सभी कंसेप्ट्स को हम एक एग्जांपल के थ्रू आगे समझेंगे, पर पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में कौन सी चीज़, इनमें से कौन सा कंसेप्ट लग रहा है। तो माई फ्रेंड अराइव्ड वेडनेसडे मॉर्निंग, वेडनेसडे की मॉर्निंग, यानी कि एक दिन की बात हो रही है और एक निश्चित दिन की बात हो रही है, डेफिनेट डे की बात हो रही है। तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा, तो आंसर जो होगा वो इस क्वेश्चन का सी होगा। माई फ्रेंड अराइव्ड ऑन वेडनेसडे मॉर्निंग, क्योंकि ये एक डेफिनेट डे है, वेडनेसडे की सुबह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जितने भी हमने कंसेप्ट अभी तक सीखे हैं यहाँ पर, डेफिनेट डे, टाइम और मंथ्स, ईयर के, इन सभी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है। आई विल मीट यू 15 अगस्त, यानी कि यहाँ पर डेफिनेट डेट की बात हो रही है। 2020 डेफिनेट ईयर, डेफिनेट मंथ। 9 o'clock डेफिनेट टाइम की बात हो रही है। कनॉट प्लेस मतलब डेफिनेट लोकेशन की बात हो रही है। और संडे, इट मीन्स एक दिन की बात हो रही है जो कि निश्चित है। तो आई विल मीट यू, अब यहाँ पर हर जगह अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा जो हमने अभी अभी समझी है। तो 15 अगस्त, इट मीन्स इट्स अ डेट। फॉर अ डेट विच इज़ डेफिनेट वी हैव टू यूज़ ऑन, हमें यहाँ पर क्या इस्तेमाल करना होगा, ऑन इस्तेमाल करना होगा। आई विल मीट यू ऑन 15 अगस्त। नाउ सेकेंड वन इज़ आई विल मीट यू 2020,
अब 2020 क्या है, एक डेफिनेट ईयर है, 2020 की बात हो रही है। तो एक डेफिनेट ईयर के लिए या मंथ के लिए हमने अभी सीखा था कि हमें लगाना होता है इन, तो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इन। नेक्स्ट वन इज़ दिसंबर विच इज़ ऑल्सो डेफिनेट मंथ, सो यहाँ पर भी हम इन का इस्तेमाल करेंगे। और आई विल मीट यू 9 o'clock, 9 o'clock एक डेफिनेट टाइम है, तो डेफिनेट टाइम को हम अगर हमें शो करना है तो हमें एट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमने अभी अभी सीखा था ऊपर। आई विल मीट यू कनॉट प्लेस, कनॉट प्लेस एक डेफिनेट प्लेस है दिल्ली में, तो वहाँ पर हमें एट का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि प्लेस के लिए हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। आई विल मीट यू संडे, संडे एक डेफिनेट डे है, एक डेफिनेट डेट और डेफिनेट डे, यहाँ दोनों ही जगह पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो एक निश्चित दिन की बात हो रही होती है, चाहे वो डेट हो चाहे वो दिन दिया हुआ हो। तो यहाँ पर ये सारा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा मुझे लगता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ द सेकंड कंसेप्ट इज विद अनदर सेकंड क्वेश्चन, शी डाइड फिलिप्स हार्ट अटैक। अब वह हार्ट अटैक से मर गई। अब से के लिए हमारे पास काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, बाय की भी हिंदी ट्रांसलेशन से ही होती है, फ्रॉम भी से के लिए आता है, विद भी से के लिए आता है, पर ऑफ तो से के लिए नहीं आता। और आपको यहाँ आंसर में दिख भी रहा होगा कि इसका आंसर तो ऑफ लगा रखा है, पर ये तो अगर हम गैसिंग के थ्रू जाएं, जैसा कि नॉर्मली सब लोग इंग्लिश के एग्ज़ाम में करते हैं, गैस लगाते हैं, तो गैस में तो ऑफ तक तो पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। हर कोई बाय, फ्रॉम या विद में से कोई एक लगाए, क्योंकि इन सब की हिंदी से होती है, और वह हार्ट अटैक से मर गई। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कॉज ऑफ डेथ का जो रीज़न है वो एक्सीडेंट हो या डिजीज़ हो, दोनों केसेस में हमें अलग अलग प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना होता है। यानी कि अगर कॉज ऑफ डेथ आपका एक्सीडेंट है, आप अगर किसी की डेथ जो है एक्सीडेंट के थ्रू हो गई है, तो आपको इन प्रीपोजिशन लगाना होगा उस केस में। और अगर कोई डिजीज़ है, जैसे कि हार्ट अटैक यहाँ पर लिखा हुआ है, कैंसर से हो सकती है, या किसी डेंगू, मलेरिया, आजकल तो कोरोना, तो किसी भी डिजीज़ से अगर कोई डेथ हो रही है, तो वहाँ पर आप ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, हर अंकल डाइड रोड एक्सीडेंट। तो अभी अभी समझा, रोड एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट है, तो हमें यहाँ पर लगाना होगा इन। और सेकंड एग्जांपल इज़ हर अंकल डाइड कैंसर। अब कैंसर क्योंकि एक डिजीज़ है, तो उससे पहले हमें जो प्रीपोजिशन लगाना होगा वो होगा ऑफ। तो मैं समझता हूँ कि ये वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा कि जब भी डाइड हो, डाइड के बाद प्रीपोजिशन फिक्स होती है, पर वो डिजीज़ और एक्सीडेंट दोनों केसेस में अलग अलग होती है, और हमेशा यही लगेगी। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और एक और कंसेप्ट सीखेंगे। कट द एप्पल फिलिप्स अ नाइफ। सेम से वाली बात है यहाँ पर भी, एप्पल को काट दो एक नाइफ से। तो नाइफ से, अब से के लिए हमने अभी भी देखा विद, फ्रॉम, बाय सभी लग रहे होते हैं, पर इनमें से कौन ज़्यादा सूटेबल है, यहाँ पर क्या लगेगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी टूल, किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी वेपन का अगर हम इस्तेमाल कर रहे हों, तो वहाँ पर जो प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है वो विद होती है। यानी यहाँ पर एप्पल को एक नाइफ़ के थ्रू काटा जा रहा है, एक नाइफ़ की मदद से काटा जा रहा है, तो यहाँ पर आप विद का इस्तेमाल करेंगे। कट द एप्पल विद अ नाइफ। ऐसे ही और भी कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं टूल्स के, इंस्ट्रूमेंट के और वेपन के, जैसे कि शी ऑलवेज राइट्स अ पेंसिल। वो एक पेंसिल से लिखती है, तो पेंसिल की हेल्प से, पेंसिल का यूज़ करके लिख रही है, जो कि एक टूल है, तो यहाँ पर भी हम विद लगाएंगे। ड्रॉ अ सर्किल फिलिप्स अ कंपास। एक प्रकार की मदद से एक सर्किल बनाओ। तो किसी टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम विद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। से के लिए फ्रॉम और बाय दोनों आता है, पर यहाँ पर क्योंकि इसका अर्थ अलग है, यहाँ पर हम इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ये कंसेप्ट ज़रूर याद रखना है कि आपको इनमें से किसी से कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दिस इज़ द नाइफ फिलिप्स विच शी वॉज मर्डर्ड। यहाँ पर एक वेपन का यूज़ किया जा रहा है, नाइफ़ का इस्तेमाल एक वेपन की तरह हो रहा है, मर्डर वेपन की तरह। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हमें विद का इस्तेमाल करना होगा। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब एक और क्वेश्चन इसके आगे,
ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इस अकेले क्वेश्चन के अंदर आपके 4 से 5 कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद आप इन सब चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कहाँ ओवर आता है, कहाँ ऑन आता है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो क्वेश्चन है द बुक फिलिप्स द टेबल इज़ माइन। तो इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट आसानी से कर लेंगे कि द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। जो बुक टेबल पर रखी है वो मेरी है, ऑन द टेबल। जब भी कोई चीज़ किसी की सरफेस के ऊपर रखी होती है और वो टच हो रही होती है, जैसे कि यहाँ पर टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है जो कि उससे टच है, तो इस केस में ऊपर के लिए ऑन लगाते हैं, बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। पर अगर कोई चीज़ किसी सरफेस के नीचे रखी हुई है तो उस नीचे के लिए वहाँ पर अंडर का इस्तेमाल होता है। जैसे कि माउस है, ये टेबल के नीचे है, तो यहाँ पर इस केस में हम अंडर प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। अब ऊपर के लिए अगर टच हो रहा है तो ऑन इस्तेमाल करते हैं, पर अगर आपकी सरफेस टच नहीं हो रही, जैसे कि इस टेबल के ऊपर ये फ़ैन है तो ये इसके ऊपर है 90 डिग्री एंगल पर, इसके ठीक ऊपर है और एक स्टिल पोजीशन में है, एक जगह पर फिक्स है, पर टच नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम अबव प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। जब कोई चीज़ ऊपर हो पर टच नहीं हो रही हो और एक स्टेबल कंडीशन में हो तो वहाँ पर अबव प्रीपोजिशन इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर एक प्लेन बना हुआ है जो कि हवा में उड़ रहा है ऊपर। अब हम ये भी ऊपर है तो इसके लिए भी हमें वो इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट अलग है, क्योंकि ये जो प्लेन है ये मोशन में है, ये गति में है, ये चल रहा है, ये एक जगह पर स्थिर नहीं है। तो इस केस में यहाँ पर प्लेन से पहले अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आता है, आगे मैं एग्जांपल दूंगा उसका, तो वहाँ पर हमें ओवर का इस्तेमाल करना होता है, तो वहाँ ओवर प्रीपोजिशन इस्तेमाल होगी। साथ ही साथ ऊपर के लिए आपने यही 2 वर्ड सुने होंगे कि ये चीज़ इसके ऊपर है तो अबव या ओवर, पर नीचे के लिए भी आपने 2 वर्ड इस्तेमाल होते हुए देखे होंगे और ख़ुद किए भी होंगे। नीचे के लिए एक वर्ड आता है अंडर और नीचे के लिए एक वर्ड आता है बिलो। अब इनके बीच में भी काफ़ी डिफरेंस है, तो इसमें आज आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। जब भी किसी लेवल की बात हो रही होती है, किसी पोजीशन की बात हो रही होती है, तो ऊपर के लिए अबव आता है और नीचे के लिए बिलो आता है। जैसे कि एज एग्जांपल अगर हम एक रिवर लें और रिवर का पानी खतरे के निशान से ऊपर है, तो क्योंकि वो एक स्तर की बात हो रही है, एक लेवल की बात हो रही है, तो वहाँ पर अबव आएगा। और अगर वो खतरे के निशान से नीचे है रिवर, या किसी की रैंक किसी से नीचे है, तो वो बिलो वहाँ पर प्रीपोजिशन का हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर इतने सारे कंसेप्ट इस अकेले क्वेश्चन से ये सामने आए हैं, लेकिन इनको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए मैं आपको सभी का एक एक एग्जांपल आगे कोशिश करूँगा बताने की। द फर्स्ट वन इज़ द रैट हिड द टेबल। अब यहाँ पर एक चूहा छुप गया टेबल के नीचे। अब टेबल के नीचे की बात हो रही है यहाँ पर, तो जब भी नीचे की बात होगी तो हम क्या करेंगे, किसी सरफेस के कोई नीचे है और वो भी मोशन में नहीं है, वो भी एक स्थिर जगह पर है, तो वहाँ पर अंडर का इस्तेमाल करेंगे हम। द एरोप्लेन फ्लू द बिल्डिंग। अब एरोप्लेन ऊपर उड़ रहा है लेकिन वो सरफेस को टच तो नहीं कर रहा और मोशन में है, तो इस केस में हम इस्तेमाल करते हैं ओवर। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द बिल्डिंग। दिस इज़ अ फ़ैन माई हेड। अब फ़ैन तो मोशन में नहीं है, फ़ैन तो एक स्थिर तरीके से आपके सिर के ऊपर लगा हुआ है, तो उस केस में देयर इज़ अ फ़ैन अबव माई हेड, तो यहाँ पर आपको अबव का इस्तेमाल करना होगा। यू नीड नॉट वरी नाउ एज द वाटर इन द रिवर इज़ फिलिप्स द डेंजर लेवल। अब यहाँ लेवल की बात हो रही है, आपको अभी बताया था रिवर लेवल की बात, तो अब यहाँ पर कहा गया है यू नीड नॉट वरी, मतलब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तो वेरी ऑब्वियस है कि जो वाटर लेवल होगा वो खतरे के निशान से नीचे ही आया होगा। अगर यहाँ पर यू नीड वरी होता तो ऊपर होता, यानी कि यहाँ पर इस वाले फिलिप्स में हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर अबव और बिलो दोनों आ सकते हैं, पर हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को भी ध्यान में रखना होगा कि नीड नॉट वरी है या नीड वरी है। तो यहाँ पर चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसका मतलब द रिवर इज़ बिलो द डेंजर लेवल, क्योंकि यहाँ लेवल की बात हो रही है तो या तो बिलो आएगा या फिर अबव आएगा। यहाँ अंडर का काम नहीं है। अंडर केवल कहाँ आता है, जब कोई चीज़ किसी के नीचे हो, किसी सरफेस के नीचे हो और स्थिर हो। आई होप कि आपको ये 4-5 कंसेप्ट जो हैं इससे रिलेटेड ये समझ में आए होंगे। अब मैं इससे अगले एक ओवर से रिलेटेड मैं एक और कंसेप्ट है जो कि मैं बताना चाहूँगा।
ओवर का इस्तेमाल और भी कहीं जगह होता है। अभी अभी हमने ओवर का एक इस्तेमाल देखा कि एरोप्लेन किसी चीज़ के ऊपर चल रहा है और वो मोशन में है, तो हमने ओवर लगाया था। पर ओवर का इस्तेमाल हम कवरिंग के अर्थ में भी करते हैं, आवरण के अर्थ में भी करते हैं। अगर कोई चीज़ किसी के ऊपर है, इस तरह से है कि उसने उसे ढक रखा है, उसने उसे कवर कर रखा है, तो उस केस में हम ओवर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है कभी कभी कि ओवर आएगा या अबव आएगा। अब एरोप्लेन के केस में तो आप समझ जाएंगे, पर कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें आपको ये कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ दूसरे को कवर कर रही है। जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ रूफ फिलअप्स आवर हेड, मतलब मेरे सिर के ऊपर एक छत है। अब छत अगर आपके सिर के ऊपर है, इसका मतलब है कि वो उस आपके सिर को कवर कर रही है, आपको कवर करे हुए है। तो इन दैट केस अगर कोई चीज़ किसी को कवर करती है तो आपको इस्तेमाल करना है ओवर, ना कि अबव। ठीक है, कहने को आप क्या सोच सकते हैं कि अबव इसलिए भी आ सकता है कि रूफ तो स्थिर है, आपके सिर के ऊपर है, पर वो चीज़ आपको जब कवर करेगी तो वहाँ पर ओवर का इस्तेमाल ज़्यादा सूटेबल होगा, अबव नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना है। सेकेंड वन इज़ स्प्रेड द शीट फिलअप्स द बेड, यानी कि शीट को, चादर को बेड के ऊपर, स्प्रेड मतलब फैलाना, फैला दो। तो किसी चीज़ को आप उसके ऊपर फैला रहे हो, मतलब वो उसके लिए कवर की तरह है, एक आवरण की तरह उसे ढक लेगा। तो यहाँ पर भी हम इस्तेमाल करेंगे ओवर का। आई होप कि आपको ओवर, अंडर, अबव, बिलो इन सब में कन्फ्यूज़न आगे कभी नहीं होगा किसी भी एग्ज़ाम में। और बस आगे के टॉपिक प्रिपरेशन के हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।